1929 की गर्मियों के आखिर में पश्चिमी जर्मनी के ड्यूसलडॉर्फ शहर के निवासी डरने लगे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि कई अज्ञात हत्यारे सड़कों पर घूम रहे हैं और असहाय लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। इन हत्यारों से कोई सुरक्षित नहीं था। इनके शिकार वयस्क पुरुषों से छोटे बच्चों तक थे। शिकारों की यह विस्तृत श्रृंखला ही वो कारण थी जिससे जांचकर्ताओं को लगा कि इन हत्याओं के लिए कई लोग जिम्मेदार हैं, जिनमें सबसे छोटी पीड़िता एक 5 साल की बच्ची थी। जब 47 वर्षीय पीटर कर्टिन ने 1930 की वसंत ऋतु में खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और डसेल्डॉर्फ के वैम्पायर द्वारा किए गए अपराधों की जिम्मेदारी ली, तो यह बहुतों के लिए हैरानी की बात थी। सिर्फ पुलिस ही नहीं, जो अब भी मान रही थी कि हाल की हत्याएं कई लोगों का काम है, बल्कि उनकी अपनी पत्नी भी, जिन्होंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा था कि कर्टिन ऐसे भयानक अपराध कर सकते हैं। फिर भी भले ही कुछ जवाब मिले, कई सवाल बाकी रह गए। पीटर कर्टिन कौन थे और क्या वजह थी कि वे इतने क्रूर हत्यारे बन गए? इस डॉक्यूमेंट्री में हम इन सवालों और अन्य पहलुओं पर रोशनी डालते हैं जब हम डसेल्डोर्फ के वैम्पायर पीटर कर्टिन के डरावने मामले को देखते हैं। हर तरह से देखा जाए तो पीटर कर्टिन का बचपन बेहद भयावह और हिंसक था। 26 मई 1883 को आज के मुल्हाइम में, जो कोलोन का एक इलाका है, पीटर कर्टिन का जन्म हुआ था। वो 13 बच्चों में सबसे बड़ा था। उसने गरीबी में बचपन बिताया। उसके 2 छोटे भाई बहन शैशवावस्था में ही मर गए। उसका परिवार एक कमरे के फ्लैट में रहता था। उसका बचपन शारीरिक शोषण से भरा हुआ था, अक्सर उसके पिता के हाथों, जो पेशे से रेत के सांचे बनाने का काम करते थे, लेकिन साथ ही एक कट्टर शराबी भी थे, जो नशे में धुत होकर घर पर अपनी पत्नी और बच्चों को पीटते रहते थे। एक निर्दयी आदमी। कर्टिन का पिता अक्सर अपने बच्चों को अपने सामने इकट्ठा करता था, जहां वह उन्हें मजबूर करता था कि वे देखें जब वह उनकी मां के साथ बलात्कार करता था। वहीं कर्टिन की मां को एक हिंसक और बिना प्यार की शादी सहनी पड़ी। 19वीं सदी के जर्मनी में उनके पास विकल्प नहीं था। 1897 तक ही वो अपने पति से आजाद हो पाईं, जब उसे अनाचार के आरोप में कैद किया गया। उसने बार बार दंपत्ति की सबसे बड़ी बेटी के साथ, जो उस समय 13 साल की थी, बलात्कार किया था। सजा के तुरंत बाद कर्टिन की मां को अलगाव का आदेश मिला। शादी के बाद वो ड्यूसलडॉर्फ में बस गईं। कहा जाता है कि कर्टिन ने 9 साल की उम्र में अपनी पहली हत्याएं की, जब उसने अपने तैराकी में कमजोर दोस्त को राइन नदी में बेड़े से धक्का दे दिया। वहीं मौजूद एक छोटा लड़का बच्चे को डूबता देख उसे बचाने पानी में कूद गया। कर्टिन ने दोनों नरकों को बेड़े के नीचे धकेल दिया और ज्यादा ताकतवर तैराक को तब तक नीचे दबाए रखा जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। बाद में पता चला कि उनकी मौत दुर्घटनावश डूबने से हुई थी और 9 साल के कर्टिन पर कभी शक नहीं हुआ। इसी समय के आसपास वह अपने एक पड़ोसी से दोस्ती कर बैठा, जो स्थानीय कुत्ता पकड़ने वाला था और कर्टिन परिवार की ही इमारत में रहता था। कर्टिन कुत्ता पकड़ने वाले के साथ उसके काम पर जाने लगा और जल्दी ही उसने देखा कि वो आदमी कुत्तों को मारता, यातना देता और उनका यौन शोषण करता था। जल्द ही कर्टिन ने भी उसकी नकल करना शुरू कर दिया। अपने परिवार से मिली उपेक्षा और निराशा को उन बेबस जानवरों पर निकालने लगा जिन्हें उसका नया दोस्त पकड़ता था। हालांकि कर्टिन ने बचपन में सिर्फ यही दोस्त नहीं बनाया। वो अक्सर अपने पिता के हाथों मिली प्रताड़ना के कारण हफ्तों तक घर से भाग जाया करता था।
और इन दिनों में वो छोटे मोटे अपराधियों और अन्य असामाजिक लोगों की संगत में रहता था। इन साथियों के जरिए उसने छोटे मोटे अपराधों के बारे में जाना, जिन्हें करके वो सड़कों पर रहते हुए अपने खाने पीने और कपड़ों का इंतजाम कर सकता था। कर्टिन स्कूल में उसे अच्छा छात्र माना जाता था, लेकिन घर की प्रताड़ना के कारण उसका प्रदर्शन प्रभावित होता था। क्योंकि कर्टिन सबसे बड़ा बच्चा था, इसलिए उसे अपने सभी भाई बहनों में सबसे ज्यादा सहना पड़ता था। अपने पिता की प्रताड़ना पर वह बोलेगा, मैंने उनसे कभी प्यार नहीं किया, लेकिन मैं उनसे हमेशा डरता था। मैंने बचपन से ही अपने पिता को राक्षस समझा। कर्टिन ने जानवरों को प्रताड़ित करने वाले दोस्त से सीखे व्यवहार 13 साल की उम्र में पहली बार एक लड़की के साथ रिश्ते में आने पर दिखाए। हालांकि वो कर्टिन को अपने कपड़े उतारने और उसे छूने की इजाजत देती थी, लेकिन उसने उसके साथ यौन संबंध बनाने की कोशिशों को ठुकरा दिया। इसके परिणाम स्वरूप यौन रूप से हताश कर्टिन ने स्थानीय अस्तबलों में जानवरों जैसे भेड़, सूअर और बकरियों के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह पशु मैथुन में लिप्त हो गया। बाद में उसने बताया कि उसे चरम आनंद तब मिलता था जब वो जानवरों को चर्मोत्कर्ष से ठीक पहले चाकू मारता था। इस खोज के बाद उसने चर्मोत्कर्ष के लिए जिन जानवरों के साथ दुर्व्यवहार करता था, उन्हें चाकू मारना और काटना शुरू कर दिया। आखिरकार उसे एक सूअर को चाकू मारते हुए पकड़ा गया और बाद में उसने दावा किया कि पकड़े जाने के बाद उसकी ये आदत रुक गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक इसी समय कर्टिन ने उसी बहन के साथ बलात्कार की कोशिश की थी जिसे उनके पिता ने यौन शोषण किया था। 1897 में स्कूल छोड़ने के बाद कर्टिन के पिता ने उसे अपनी तरह मोल्डर बनने के लिए कहा, तो कर्टिन ने सहमति दी और प्रशिक्षु मोल्डर बन गया। 2 साल तक उन्होंने यह काम किया, लेकिन अंततः वह इससे थक गए, क्योंकि उन्हें अक्सर काम के दौरान पीटा और डांटा जाता था। उन्होंने अपने नियोक्ता से लगभग 300 मार्क्स चुराने का फैसला किया। साथ ही नियोक्ता के घर में जो भी पैसे मिल सके वो भी चुरा लिए और फिर शहर से भाग गए। वो कोब्लेंस शहर चले गए, जहां उन्होंने अपने से कुछ साल बड़ी एक सेक्स वर्कर के साथ डेटिंग शुरू कर दी। उन्होंने दावा किया कि यह महिला उन्हें यौन रूप से जो भी करना हो करने देती थी और उनकी हर इच्छा के आगे झुक जाती थी, चाहे वो कितनी भी विकृत क्यों ना हो। हालांकि कोब्लेंच पहुंचने के सिर्फ 1 महीने बाद ही उन्हें अधिकारियों ने पकड़ लिया और उन पर जबरन घुसपैठ और चोरी का आरोप लगाया गया, जिन दोनों मामलों में उन्हें दोषी ठहराया गया और सजा के तौर पर 1 महीने की जेल हुई। अगस्त 1899 में कर्टिन जेल से रिहा हुए, लेकिन वहां बिताए समय के बाद भी उनका आपराधिक जीवन से मोहभंग नहीं हुआ और वे फिर छोटे अपराध करने लगे। उन्होंने अपने जीवन के अगले 19 साल जेल में आते जाते बिताए और बाद में ये दावा किया कि दंड व्यवस्था में बिताया गया भयानक समय ही उन्हें समाज से बदला लेने के लिए जुनूनी बना गया। (1899) और 1918 के बीच कर्टिन पर कई बार चोरी, हिंसा, भगोड़ा होने, आगजनी और यहां तक कि हत्या के प्रयास के आरोप लगे। वह सच में आपराधिक जीवन अपनाने लगा था। सुंदर और करिश्माई कर्टिन को बड़े होने पर महिलाओं को आकर्षित करने में दिक्कत नहीं हुई, लेकिन उसकी हिंसक प्रवृत्तियां, सहानुभूति की कमी और लोगों व उनकी भावनाओं को न समझ पाने के कारण वो जिन महिलाओं को डेट करता था, उनके साथ सही संबंध बना पाना और उन्हें निभा पाना उसके लिए मुश्किल था। 1930 में जांचकर्ताओं के सामने दिए गए अपने बाद के इकबालिया बयान में कर्टिन ने बताया कि उसने नवंबर 1899 में अपनी पहली हत्या की थी। उसके अनुसार उसने 18 साल की एक लड़की को अपने साथ ड्यूसलडॉर्फ के होफगार्टन एक सार्वजनिक बगीचे चलने के लिए राजी किया। यहां दोनों ने यौन संबंध बनाए। फिर कर्टिन ने अपने नंगे हाथों से उसका गला घोट दिया। उसे लगा उसने उसे मार डाला और शव वहीं छोड़ दिया। गौर करने वाली बात है कि इस कहानी की पुष्टि करने के लिए कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। कथित हत्या के समय बगीचों में कोई शव बरामद नहीं हुआ था और कुछ अटकलें लगाई गई हैं कि पीड़िता इस हमले में बच गई थी और शायद उसने पुलिस को इस हमले की रिपोर्ट नहीं की थी। कर्टिन ने यह भी जोड़ा कि इस कृत्य को अंजाम देकर उसने खुद को साबित कर दिया कि ऐसी हिंसा ही एकमात्र चीज है
जो उसे चरम यौन आनंद तक पहुंचा सकती है। 1900 में हमले के एक साल बाद कर्टिन धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार हुआ। उसी साल बाद उसे फिर से उसी आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस बार चोरी और आग्नेयास्त्र से हत्या के प्रयास सहित और आरोप जोड़े गए। इसी कारण उसे 4 साल की सजा मिली। 1904 में रिहा होने के बाद उसे शाही जर्मन सेना में भर्ती किया गया और लोरेन के मेट्स शहर में तैनात किया गया, जहां उसने 98वीं पैदल सेना रेजिमेंट में सेवा की। जल्द ही कर्टिन ने फैसला किया कि सैन्य जीवन उसके लिए नहीं है और इसके बाद वो सेना से फरार हो गया। उसी साल बाद में उसने आगजनी की घटनाएं शुरू कर दी और ऐसा लगता था कि उसे दूर से सुरक्षित खड़े होकर ये देखने में कुछ संतुष्टि मिलती थी जब दमकल कर्मी उसकी लगाई आग बुझाने की कोशिश करते थे। इनमें से कई आगजनी खलिहानों और भूसे के गोदामों में हुई और उसने जांचकर्ताओं को बताया कि 1930 में गिरफ्तारी तक उसने करीब 24 बार आग लगाई थी। उसने कबूल किया कि उसे आगजनी से यौन उत्तेजना मिलती थी और उसे उम्मीद थी कि ढांचों में शरण लेने वाले बेघर लोग भी आग में फंसेंगे। कर्टिन की पहली दर्ज की गई हत्या 25 मई 1913 को हुई थी। उसने 1931 में मुकदमे के दौरान इस घटना को याद किया। मैं खासकर उन सार्वजनिक बार या सरायों में चोरी करता था जहां मालिक ऊपर रहते थे। कोलमुल्हाइन की एक सराय के ऊपर के कमरे में मुझे करीब 10 साल का बच्चा सोता मिला। उसका सिर खिड़की की ओर था। मैंने बाएं हाथ से उसका सिर पकड़ा और करीब 1.5 मिनट गला दबाया। बच्ची जाग गई और संघर्ष किया, लेकिन बेहोश हो गई। मेरे पास एक छोटा लेकिन तेज पॉकेट चाकू था और मैंने बच्ची का सिर पकड़ा और उसका गला काट दिया। कर्टिन जिस बच्ची की बात कर रहा था वो 9 साल की क्रिस्टीन क्लेन थी, जिसे उसने आज के कोलोन की एक सराय में चोरी करते समय देखा था। उसने बताया कि हमला लगभग 3 मिनट तक चला और भयानक रूप से यह भी जोड़ा कि जब उसने क्रिस्टीन के गले के घाव से खून के फर्श पर टपकने की आवाज सुनी तो वह स्खलित हो गया। अपराध के बाद उसने दरवाजा बंद किया और चला गया। अगले दिन कर्टिन उस जगह के सामने वाले शराबखाने में शराब पीने आया जहां उसने क्रिस्टीन की हत्या की थी। उसने आसपास की बातचीत सुनी ताकि वह जान सके कि लोग इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं। बाद में उसने याद किया कि शराब खाने के ग्राहकों की घृणा और आक्रोश से उसे बहुत आनंद मिला। कर्टिन ने स्वीकार किया कि उसे इस घटना से यौन उत्तेजना होती थी। वो कभी-कभी उस लड़की की कब्र पर जाकर मिट्टी छूता था और दावा करता था कि इससे उसे स्खलन हो जाता था। क्रिस्टीन के मामले में कर्टिन पर कोई शक नहीं गया। जांच अधिकारियों के लिए वो लगभग अज्ञात था। इसके बजाय उसके चाचा, जिनका उसकी मौत से ठीक पहले उसके पिता से झगड़ा हुआ था, वे ही मुख्य संदिग्ध बन गए। बताया जाता है कि उस बहस के दौरान चाचा ने पिता से कहा था कि वो कुछ ऐसा करेंगे जिसे वो सारी जिंदगी याद रखेंगे। जहां चाचा पर हत्या का आरोप लगाया गया था, वहीं सौभाग्य से जूरी ने उन्हें बरी कर दिया क्योंकि उन्हें पर्याप्त सबूत नहीं मिले। चूंकि पुलिस के पास इस मामले में आगे कोई सुराग नहीं था और जांच के लिए कोई अन्य संदिग्ध व्यक्ति भी नहीं था, इसलिए क्रिस्टीन की हत्या 18 साल तक अनसुलझी रही। लेकिन कर्टिन का सैन्य से भागना जल्द ही उस पर भारी पड़ा। उसे सैन्य अदालतों में मुकदमा चला और उसे इस अपराध समेत कई बार आगजनी, डकैती व डकैती के प्रयास का दोषी पाया गया। उसे 6 साल की जेल हुई और उसने म्यूस्टर में सजा काटी, पर अनुशासनहीनता के चलते अधिकतर समय एकांत कारावास में रहा। इस कारण उसकी सजा में 2 साल और जोड़ दिए गए। कर्टिन ने कहा कि जेल में बिताया समय ही उसकी पहली हिंसक और विभत्स यौन कल्पनाओं का कारण बना। जब वह हत्या के बारे में सोचता था तो उसे यौन उत्तेजना महसूस होती थी। कर्टिन के जीवन के सबसे सामान्य वर्ष 1921 से 1925 के बीच बीते, जब वह रिहा होने के बाद आल्टेनबर्ग में बस गया
इस दौरान उसके द्वारा किसी भी छोटे अपराध या हत्या को अंजाम देने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसने अपने जीवन के ये 4 साल अन्य पुरुषों की तरह बिताए और अंत में अगस्त शर्फ से सगाई कर ली। अगस्त का जन्म 20 फरवरी 1880 को विल्कोव, पोलैंड में हुआ था। 1896 में वो बर्लिन चली गई, जहां उसने एक नौकरानी के रूप में काम किया। लेकिन 1 साल बाद वो लाइप्जिग चली गई, जहां वो अपने भाई के साथ रहने लगी। ऊपर से देखने में एक साधारण महिला लगने वाली अगस्त का अपना एक खूनी अतीत था। 1903 में अगस्त एक अनाम घमंडी सांस्कृतिक तकनीशियन से मिला। उसने शादी का वादा किया था, पर 7 साल बाद वो टूट गया। उसके माता पिता गुस्से में थे और वकीलों से पैसों के जरिए विवाद सुलझाने की बात की। लेकिन 30 वर्षीय अगस्त के लिए यह काफी नहीं था। गुस्से, निराशा और बेवफाई से प्रेरित होकर अगस्त ने मामला अपने हाथ में लिया, अपने पूर्व प्रेमी के घर गई और उसे गोली मारकर हत्या कर दी। उन्हें 1911 में 5 साल की सजा मिली, लेकिन 1915 में जल्दी रिहा हो गए। अपनी बहन के साथ कुछ समय लीप्जिग में बिताने के बाद वे अगस्त 1921 में आल्टनबर्ग गईं, जहां उनकी कर्टिन से मुलाकात हुई। उन्होंने याद किया कि शुरू में उन्हें वह पूरी तरह पसंद नहीं थे, लेकिन कुछ तो बदल गया, क्योंकि 2 साल तक डेटिंग करने के बाद दोनों ने आखिरकार शादी कर ली। उन्होंने कर्टिन को बताया था कि उन्होंने अपने पूर्व प्रेमी की हत्या की, लेकिन कर्टिन ने अपने अपराध कभी नहीं बताए, जब तक कि 1930 में आत्मसमर्पण से ठीक पहले नहीं बताया। सबका कहना है कि वो अगस्त के प्रति कभी हिंसक नहीं थे और आमतौर पर साधारण व प्यार करने वाले पति लगते थे। कर्टिन ने याद किया कि उन्होंने उनका हिंसक पक्ष नहीं देखा, पर वे उसके साथ तभी यौन संबंध बना पाते थे जब वे दूसरों के खिलाफ हिंसा की कल्पना करते थे। इसी दौरान कर्टिन ने एक स्थिर नौकरी भी बनाए रखी और श्रमिक संघ के सक्रिय पदाधिकारी बन गए। फिर भी वह आमतौर पर अकेले रहते थे और सहकर्मियों से संबंध नहीं बना पाते थे। 1925 में कर्टिन और ऑगस्ट डेसेल्डोर्फ लौट आए। इस स्थानांतरण के बाद कर्टिन के व्यवहार को बिगड़ता हुआ बताया गया, क्योंकि उन्होंने कई अफेयर शुरू कर दिए, एक टेड नाम की नौकर लड़की के साथ और दूसरा मैच नाम की घरेलू सहायिका के साथ। कर्टिन ने दोनों महिलाओं का सेक्स के दौरान गला घोटा और एक बार टेड से कथित तौर पर कहा, यही प्यार है। अगस्त को अफेयर्स का पता चला और दोनों महिलाओं ने अलग अलग बातें कहीं। मेश ने कर्टिन पर बलात्कार का आरोप लगाया। टाइड ने पुलिस में रिपोर्ट किया कि उसने उसे बहला फुसला लिया था। बलात्कार का आरोप हटने के बाद भी कर्टिन को धमकी और बहलाने के लिए 8 महीने की जेल हुई। उसने 6 महीने की सजा काटी और जल्द रिहा हुआ। शर्त थी कि वो डसेल्डॉर्फ छोड़े, पर अपील में सफल होकर शहर में रहने की इजाजत मिल गई। इस बिंदु से ऐसा लगता है कि कर्टिन के अपराध बढ़ने लगे। 3 फरवरी 1929 को उसने शहर की सड़कों पर एक मध्यम आयु की महिला अपोलोनिया कून का पीछा किया, अपने वार करने के सही मौके का इंतजार करते हुए। जब तक वह झाड़ियों के पीछे संभावित गवाहों की नजरों से छुप नहीं गई, तब तक उसने हमला नहीं किया। फिर उसने उसके कोट की कॉलर पकड़ ली और चिल्लाया, नहीं, रो, चिल्लाओ मत। कर्टिन ने फिर अपोलोनिया को और दूर झाड़ियों में घसीट लिया। फिर उसने उसे तेज कैंची से गोद दिया। जैसे ही वो मदद के लिए चिल्लाई, कर्टिन पकड़े जाने के डर से भाग गया। उसने अपोलोनिया के सिर, धड़ और बाहों पर कुल 24 बार वार किए, जिनमें से कुछ इतने जोरदार थे कि वे उसकी हड्डियों तक जा पहुंचे। हालांकि हमले की क्रूरता के बावजूद अपोलोनिया बच गई। 6 दिन बाद 9 फरवरी को सुबह करीब 9 बजे मजदूरों ने डेसेल्डॉर्फ के फ्लिंगर्न इलाके में जिस इमारत पर वे काम कर रहे थे, उसके पास एक झाड़ी के नीचे एक लाश पाई। वो शव 9 साल की रोजा ओलिगर का था। वो पूरी तरह कपड़ों में लिपटी हुई थी और एक लबादे से ढकी हुई थी, लेकिन कपड़े का कुछ हिस्सा जला हुआ था और उसमें पेट्रोल की गंध आ रही थी। रोजा के सीने के बाईं ओर 13 घाव थे, जिनमें से 5
उसके दिल तक पहुंच गए थे। डॉक्टर कार्ल बर्ग, जो 1931 में कर्टिन पर एक किताब लिख चुके थे, ने बताया कि उस छोटी बच्ची की मौत बहुत जल्दी हो गई होगी, क्योंकि रोजा की लाश मिलने वाली जगह पर खून नहीं था। निष्कर्ष निकला कि उसकी हत्या कहीं और हुई थी। इसके अलावा यह भी निर्धारित किया गया कि जिस आग ने उसके कपड़े, चेहरे और बालों के हिस्से को जला दिया था, वो उसकी मौत के बाद लगाई गई थी। रोजा की मृत्यु 8 फरवरी को शाम 6 और 7 बजे के बीच हुई थी, यानी उसके मिलने से एक शाम पहले। वो दोपहर में दोस्त से मिली और शाम 6 बजे अंधेरा होने से पहले मां के पास घर लौटने निकली। ये एक छोटा सा सफर था जिसमें 9 साल की रोजा को एक सार्वजनिक पैदल मार्ग से जाना था, लेकिन उस छोटे से सफर के दौरान ही वो लापता हो गई थी। कर्टिन द्वारा उसका अपहरण किए जाने के बाद उसे बेहोश होने तक गला घोटा गया और फिर उसे कैंची से गोदा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोजा को चाकू मारते समय उसने वीर्यस्खलन किया। उसने शरीर को आग लगाने के बाद भी उत्तेजना महसूस की और रिपोर्ट्स के मुताबिक आग के पास ही चरम सुख मिला। करीब 5 दिन बाद कर्टिन ने फिर हमला किया। इस बार उसकी शिकार 45 वर्षीय रूडोल्फ शीर था, जिसकी लाश शहर के बाहरी इलाके फ्लिंगर्न जिले में मिली थी। रूडोल्फ को 20 बार चाकू मारा गया, जिनमें से 16 वार उसकी गर्दन पर हुए। हमला मुख्य रूप से गर्दन पर था। 20 में से 3 घाव जानलेवा साबित हुए। एक वार कनपटी पर, एक गर्दन पर और एक और घाव पीठ पर था। रूडोल्फ की चोटों से साफ है कि पीछे से हमला हुआ। जब वो एक पब से नशे में घर लौट रहा था, तभी उस पर हमला हुआ। निष्कर्ष निकला कि उस पर रात 11 बजे से आधी रात के बीच हमला हुआ, जबकि उसकी लाश अगली सुबह मिली। कर्टिन ने लाश मिलने के बाद अपराध स्थल पर लौटकर जांचकर्ताओं से बात की और एक अधिकारी से झूठ बोला कि उसने हत्या के बारे में फोन पर सुना। हालांकि पीड़ित अलग थे, जांचकर्ताओं ने कई वजहों से माना कि सभी अपराधों के पीछे एक ही अपराधी है। ये तीनों घटनाएं फ्लिंगर जिले में सांझ के वक्त हुई थीं। दूसरा, सभी पीड़ितों को तेजी से एक के बाद एक कई बार चाकू मारा गया था। तीसरा, हर पीड़ित के कनपटी पर चाकू का घाव था और अंत में वहां कोई और मकसद जैसे डकैती मौजूद नहीं था। अपराध विशेषज्ञों ने नोट किया कि अपराधी अजीब था, क्योंकि आमतौर पर हत्यारे एक जैसे पीड़ितों को निशाना बनाते हैं। कई महीनों तक डेसेल्डॉर्फ का हत्यारा शांत रहा। मार्च से जुलाई 1929 के बीच कर्टिन ने 4 महिलाओं का गला घोटने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। उसी साल वसंत में पुलिस का ध्यान एक अन्य हिंसक व्यक्ति की हरकतों पर गया। एर्ना पेनिंग 2 अप्रैल की शाम को 16 साल की थी जब उस पर हमला हुआ था। घर जाते समय उसने पीछे कदमों की आहट सुनी, पर उसे शुरुआत में खतरा महसूस नहीं हुआ। एर्ना को लगा वह उसकी दोस्त है, इसलिए उसने कोट का कॉलर ऊपर कर चेहरा छुपाया और मजाक किया, लेकिन अचानक उसके सिर पर फंदा डाल दिया गया। एर्ना ने याद किया, मेरे हाथ रस्सी के नीचे थे और अपनी पूरी ताकत से मैंने उस आदमी को फंदा कसने से रोकने की कोशिश की। मैंने देखा वह काफी उत्तेजित था और फंदा कसने की कोशिश कर रहा था। मैं ढलान की ओर खाई में लड़खड़ा गई। वो आदमी एक हाथ से फंदा और दूसरे से मेरा गला दबा रहा था। फिर अपराधी ने एर्ना को पीठ के बल घुमाया और घुटनों के बल बैठकर उसका गला दबाता रहा। जैसे ही वो अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा संघर्ष कर रही थी, 16 साल की एर्ना ने अपने हमलावर की नाक पकड़ ली और उसकी नथुनों को दबा दिया। आखिरकार वो उसे 1 मिनट के लिए अपने ऊपर से हटाने में कामयाब रही ताकि वो खड़ी हो सके। इस बिंदु पर वह आदमी हार मानता हुआ दिखा, क्योंकि वह उससे दूर हट गया और बिना कुछ कहे रस्सी खोल दी। अपने मौके का फायदा उठाते हुए एर्ना भाग गई और उस रात अपनी जान बचाकर निकलने में कामयाब रही। एक दिन बाद हमलावर ने फिर हमला किया। 3 अप्रैल की शाम एक महिला कम रोशनी वाली सड़क पर चल रही थी। तभी उसने पीछे कदमों की आवाज और किसी के तेजी से आने का एहसास किया। उसने उस व्यक्ति को आगे निकलने देने के लिए अपनी चाल धीमी कर दी, लेकिन जैसा कि महिला ने याद किया, वो आदमी मुझ पर बहुत तेजी से झपटा होगा, क्योंकि अचानक कुछ मेरे सिर पर फेंका गया
और मुझे जोर से पीछे की ओर झटका गया। वो मदद के लिए चिल्ला नहीं पाई क्योंकि उस आदमी ने उसके मुंह में रूमाल ठूंस दिया था और वो उसे सड़क से घसीटकर पास के एक खेत में ले गया। उसने फंदा कसना जारी रखा और महिला की सांस सुनता रहा। फिर उसे अंधेरे में और 10 मीटर तक घसीटता चला गया। बाद में उसने कहा, मैंने कदमों की आहट सुनी और चिल्लाने की कोशिश की, पर नहीं कर पाई। मैंने अपने पैरों से संघर्ष किया, तभी मुझे छोड़ा गया और वो आदमी मुड़ा और खेत के पार भाग गया। मैंने फंदा ढीला किया और खुद को घसीटते हुए उन लोगों की ओर ले गई जो सड़क पर खड़े थे। एक व्यक्ति ने हमला देखा और पुलिस को बताया। मैंने देखा एक आदमी एक महिला को खेतों में घसीट रहा था। वो चारों हाथ पैरों पर नहीं थी, बल्कि सच में जमीन पर घसीटी जा रही थी। जल्द पता चला कि दोनों हमलों का आरोपी 20 वर्षीय युवक था, जिसका नाम स्रोतों में सिर्फ स्तासबर्ग है। उसके हमलावर होने का सबूत उसकी बेहद विस्तृत स्वीकारोक्तियों से, जो पीड़ितों के बयानों से मेल खाती थी, मिला। इन हमलों की हिंसा देख जांचकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि फ्लिंगन की 3 हत्याओं के लिए भी वही जिम्मेदार था। जब सिद्धांत सामने आया तो स्तासबर्ग ने माना, लेकिन रोसा ओलिगर की हत्या पर उसकी कहानी तथ्यों से मेल नहीं खाती थी। फिर भी अधिकारियों को लगा कि सही आदमी पकड़ा है। हत्यारे के दोबारा वार करने तक स्तासबर्ग के मनोरोग देखभाल में रहते हुए उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। 8 अगस्त को कर्टिन ने मारिया हान से मुलाकात की, जिसे उसने शादी के लिए साथी तलाश रही एक युवती बताया। उसने 11 अगस्त को उसके साथ डेट पर जाने का प्लान बनाया। उस दिन दोनों ने कई घंटे साथ बिताए। फिर कर्टिन मारिया को बहला फुसलाकर घास के मैदान में ले गया ताकि उसकी जान ले सके। उसने उसके साथ बलात्कार किया, उसका गला घोंटा और बार बार उसे चाकू मारा। बाद में उसने जांचकर्ताओं को कबूल किया कि मारिया बार बार अपनी जान की भीख मांगती रही, जब वो कभी उसका गला घोंटता, कभी चाकू मारता या कभी उसके शरीर पर बैठकर उसके मरने का इंतजार करता। भयानक हमले की शुरुआत के 1 घंटे बाद मारिया आखिरकार चल बसी। अपनी कई अन्य पीड़िताओं के विपरीत कर्टिन ने मारिया के शव को छुपाने का फैसला किया और उसे एक मक्का के खेत में दफना दिया, क्योंकि उसे डर था कि उसकी पत्नी उसके कपड़ों पर खून देख लेगी और अगर यह हत्या खबरों में आई तो वो उसे इससे जोड़ देगी। हत्या के कुछ हफ्ते बाद वो उस जगह लौटा जहां शव दफनाया था, ताकि मारिया के अवशेष निकालकर पेड़ पर नकली सूली की तरह कीलों से जड़ दे और जनता में आक्रोश व घृणा फैला सके। लेकिन मारिया का शव इतना भारी था कि वह उसे उठा नहीं सका। बाद में उसने बताया कि उसने शव को दोबारा दफनाने से पहले उसे गले लगाया और सहलाया। साथ ही ये भी जोड़ा कि वो अक्सर उस दफन स्थल पर लौटता था और हर बार जब मैं सोचता था कि वहां क्या दफन है तो संतुष्टि से भर जाता था। इस हत्या के बाद कर्टिन ने अपने पसंदीदा हथियार को बदलने का फैसला किया और एक चाकू का इस्तेमाल करने लगा, ताकि पुलिस को यह यकीन दिला सके कि उसकी विभिन्न हमलों में कई हत्यारे शामिल हैं। 21 अगस्त को उसने 3 अलग-अलग हमलों में 3 लोगों को चाकू मार दिया, लेकिन सभी इस हादसे में बच गए। पीड़ितों ने याद किया कि हमलावर ने उनसे कुछ भी नहीं कहा और ये घटनाएं बहुत ही संक्षिप्त और अचानक हुई थीं। 3 दिन बाद 24 अगस्त की शाम को 5 साल की गर्टूड हैमाकर और उसकी 14 साल की गोद ली हुई बहन लुइसा लेंसन एक साथ बाहर गईं, लेकिन कभी घर वापस नहीं लौटीं। चिंतित माता-पिता ने बच्चों को ढूंढा, पर सुराग नहीं मिला। अगले दिन सुबह 6 बजे तक उनके शव एक प्लॉट में मिले, जो उनके घर से 200 मीटर की दूरी पर था। दोनों बच्चे उल्टे पड़े थे, पूरी तरह कपड़े पहने थे और उनके साथ यौन शोषण नहीं हुआ। दोनों लड़कियों का गला घोटा गया और गले पर चीरा लगाया गया। गर्टरूड की धमनी कटने से उसकी मौत हो गई। बाद में पता चला कि कर्टिन ने दोनों लड़कियों को देखा था और उनके पास गया था और उसने लुइसा को पैसे के बदले उसके लिए सिगरेट लाने के लिए भेजा था। उसने गर्टरूड की हत्या की और लुइसा के लौटते ही उसकी भी जान ले ली। चौंकाने वाली बात यह है कि कर्टिन ने लुइसा के कई घावों से खून भी चूसा था और यही आदत उसने कई और हत्याओं में भी दोहराई, जिसकी वजह से उसे आखिरकार ड्यूसलडॉर्फ का वैम्पायर उपनाम मिल गया। उसी दिन जब उन छोटी लड़कियों के शव मिले
कर्टिन ने 26 साल की एक नौकरानी गर्ट्रूड शुल्ट्ज पर हमला कर दिया। कर्टिन ने गर्ट्रूड से बाजार चलने को कहा और फिर वे पास के घास के मैदानों में समय बिताने लगे। कर्टिन ने 26 साल की गर्ट्रूड से शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन उसे मना कर दिया गया। गर्ट्रूड ने कर्टिन से कहा कि वो उससे संबंध बनाने से अच्छा मरना चाहेंगी। इस पर कर्टिन बोला, तो तुम मरोगी। पहले उसने उसकी गर्दन में छुरा घोंपा, फिर कई बार वार किए। आखिरी वार इतना हिंसक और आक्रामक था कि उसके खंजर की धार ही टूट गई। कर्टिन वहां से भाग गया, लेकिन पास के लोगों ने गर्ट्रूड की चीखें सुनकर उसकी मदद की। सौभाग्य से वह अपनी चोटों से बच गई, लेकिन दुर्भाग्यवश वह कर्टिन को वास्तव में जानती नहीं थी और जांचकर्ताओं को उसका कोई विवरण नहीं दे सकी। सितंबर में कर्टिन ने चाकू का इस्तेमाल करते हुए 2 और हत्याएं की, इससे पहले कि वह हथौड़े का इस्तेमाल करने लगे। 31 वर्षीय नौकरानी आइडा रॉयटर उसकी पहली ऐसी पीड़िता थी जिसे उसने हथौड़े से मारा। 30 सितंबर को वह मृत मिली थी और कर्टिन की पिछली पीड़िताओं की तरह आइडा भी एक खास मुद्रा में थी। उसके कपड़े अस्त-व्यस्त और टांगें फैली थीं। सबूतों से पता चला कि उसे घसीटकर उस जगह लाया गया और अपराधी ने उसकी अंडरवियर व बैग का सामान ले लिया। कर्टिन ने आइडा से ड्यूसलडॉर्फ स्टेशन पर मुलाकात कर उसे पास के कैफे में चलने को राजी किया। फिर दोनों ने सार्वजनिक बगीचे में टहलने का फैसला किया। यहां उसने उसके सिर पर हथौड़े से वार किया, उसके बाद बलात्कार किया और फिर कर्टिन ने आइडा पर उसी हथियार से और भी घाव किए। हालांकि उसने अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने बेरहमी से हमला जारी रखा। एलिजाबेथ डोरिया, 22 साल की एक नौकरानी, 11 अक्टूबर को थिएटर के बाहर कर्टिन से मिली। ठीक वैसे ही जैसे आइडा के साथ हुआ था। दोनों पहले एक कैफे गए, फिर ट्रेन से ग्राफेनबर्ग पहुंचे, जहां वे क्लेंडुसेल नदी के किनारे टहलने लगे। यहां एलिजाबेथ के सिर पर एक बार हथौड़े से वार किया गया। उसके बाद उसके साथ यौन शोषण किया गया। इसके बाद कर्टिन ने 22 साल की एलिजाबेथ के सिर पर कई बार वार किए और उसे मरा समझकर छोड़ दिया। एलिजाबेथ अगली सुबह कोमा में मिली और अगले दिन चोटों से निधन हो गया। 25 अक्टूबर को फ्लिंगन जिले में घर लौट रही 34 वर्षीय महिला को एक व्यक्ति ने रोका, जो बाद में कर्टिन निकला। रिपोर्ट के अनुसार उसने कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? यहां पहले ही कई घटनाएं हो चुकी हैं। महिला ने उसे अनदेखा किया और आगे बढ़ती रही और वो उसके साथ साथ चलने लगा। 1 घंटे बाद उसे बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया। महिला को याद नहीं था कि उसके सिर पर हथौड़े से वार हुआ। उसी शाम एक और महिला पर होफगार्टन में हमला हुआ। वो बेहोश होने के बाद जल्दी होश में आ गई और पास के पुलिस स्टेशन गई, जहां से उसे अस्पताल ले जाया गया। उसके सिर पर 4 वार हुए थे और संकेत मिले कि हमले में कर्टिन का हथौड़ा टूट गया। कर्टिन की आखिरी हत्या 7 नवंबर 1929 को हुई थी, जब वो फ्लिंगन इलाके में 5 साल की गर्ट्रूड एल्बरमैन से मिला। उसने छोटी बच्ची को पास के सुनसान खेतों में अपने साथ चलने के लिए मना लिया, जहां उसने उसका गला घोंट दिया और उसे 35 बार चाकू मारा। हमले के दौरान कर्टिन ने गर्ट्रूड का यौन शोषण किया, भयानक रूप से। डॉक्टर कार्ल बर्द ने अपनी रिपोर्ट में संकेत दिया कि यह तब हुआ जब 5 साल की बच्ची मर रही थी। तब तक इन हत्याओं को ड्यूसलडॉर्फ के वैम्पायर से जोड़ा गया था और अधिकारियों ने निष्कर्ष निकाला कि कई हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। पीड़ितों में भारी अंतर, हत्या के हथियारों में भिन्नता और ये तथ्य कि कुछ पीड़ितों की हत्या कर दी गई थी जबकि अन्य केवल घायल हुए थे। इन सब कारणों से 1929 के अंत तक ड्यूसलडॉर्फ पुलिस को जनता से 13,000 से अधिक पत्र प्राप्त हो चुके थे और हर सुराग को बहुत सावधानी से जांचा गया था। अपनी जांच के दौरान जासूसों ने 9,000 से अधिक लोगों से पूछताछ की और 2,650 सुराग इकट्ठा किए। 90,000 से अधिक व्यक्तियों की एक सूची संदेहास्पद लोगों के रूप में तैयार की गई थी। नवंबर 1929 में मारिया हान की हत्या के 3 महीने बाद कर्टिन ने एक स्थानीय अखबार और अधिकारियों दोनों को एक गुमनाम पत्र भेजा, जिसमें उसने अपराध कबूल किया और बताया कि मारिया का शव एक खेत में दफनाया गया था। उसने नक्शे का चित्र जोड़ा और अवशेषों का स्थान बताया। यह इतना विस्तृत था कि जांचकर्ताओं ने न केवल इसे विश्वसनीय पाया,
बल्कि वे दफन स्थल का पता लगाने में भी सफल रहे और 15 नवंबर को मारिया के अवशेष बरामद कर लिए। हस्तलेखन विश्लेषण से साबित हुआ कि दोनों पत्र एक ही व्यक्ति ने लिखे थे। कर्टिन ने यह भी लिखा था कि गर्टुड एल्बरमैन का शव कहां मिलेगा, जिसे पत्र मिलने से पहले उसी दिन खोज लिया गया था। पांच साल की गर्टुड एल्बरमैन की हत्या के बाद कर्टिन ने हत्या नहीं की, लेकिन फरवरी से मई 1930 तक उसने 10 और लोगों को घायल किया। उसे नहीं पता था कि एक हमला उसकी बर्बादी करेगा। 14 मई को 20 साल की मारिया बुडलिक से डसेल्डॉर्फ स्टेशन पर एक अज्ञात व्यक्ति ने संपर्क किया। उसने कहा कि वह काम और रहने की जगह ढूंढ रही है, तो आदमी ने उसे स्थानीय हॉस्टल ले चलने की पेशकश की। मारिया तब परेशान हो गई जब आदमी ने उसे कम रोशनी वाले और सुनसान पार्क ले जाने की कोशिश की और उसने वहां जाने से मना कर दिया। नतीजतन दोनों में बहस शुरू हो गई। एक दूसरा आदमी जो बाद में कर्टन निकला महिला के पास आया और पूछा कि सब ठीक है या नहीं। अज्ञात आदमी चला गया और कर्टन ने मारिया को अपार्टमेंट में खाने का न्योता दिया। हालांकि उसने सहमति दी, लेकिन उसके घर पर उसने कर्टिन से कहा कि वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने में रुचि नहीं रखती। कर्टिन ने पहले कोई चिंता नहीं दिखाई और कहा कि वह उसे होटल ले जाएंगे, लेकिन वे ग्राफ्टनबर्ग वुड्स ले गए। वहां उसका गला पकड़कर बलात्कार किया और गला घोटने की कोशिश की। मारिया के चिल्लाते ही कर्टिन ने उसे छोड़ दिया और वह भाग गई। मारिया ने इस घटना की कभी पुलिस में रिपोर्ट नहीं की, लेकिन उसने अपने एक दोस्त को इस आपबीती के बारे में एक पत्र में लिखा, जिसे उसने गलत पते पर भेज दिया, जिससे वो पत्र एक डाक कर्मचारी द्वारा खोल लिया गया। उस पत्र की सामग्री पढ़ने के बाद डाक कर्मचारी ने वह पत्र पुलिस को भेज दिया, जिन्होंने सोचा कि क्या मारिया पर हमला करने वाला व्यक्ति हाल ही में हुए हमलों और हत्याओं की घटनाओं से किसी तरह जुड़ा हुआ है। जांचकर्ताओं ने उससे पूछताछ की, लेकिन वह हमलावर का सही पता याद नहीं कर पाई। फिर भी वह उन्हें उस संपत्ति तक ले जाने में सक्षम थी। मकान मालकिन ने बताया कि उस कमरे में पीटर कर्टिन किराएदार था। जब वे पहुंचे तो वह घर पर नहीं था, लेकिन कर्टिन थोड़ी देर बाद बिल्डिंग लौटा और उसने पुलिस को गलियारे में खड़ा देखा। इसी कारण वो कमरे में लौटे बिना चला गया। अब उसे पता चल गया था कि उसकी पहचान कानून प्रवर्तन एजेंसियों को पता चल चुकी है और उसे डर था कि उसके अपराधों से उसका संबंध जुड़ जाएगा। उसने अपनी पत्नी ऑगस्टा को बताया कि उसने मारिया बुडलिक के साथ बलात्कार किया है और उसे डर है कि उसके पिछले आपराधिक इतिहास के कारण उसे 15 साल की सजा हो सकती है। ऑगस्टा ने उसे कुछ समय के लिए जाने दिया। कर्टिन डेसेल्डॉर्फ के दूसरे इलाके में एक हफ्ते से ज्यादा रहा और 23 मई को घर लौटा। हालांकि उसके लौटने के बाद उसमें कुछ बदल गया था, क्योंकि उसने ऑगस्टा को यह बताने का फैसला किया कि वही डेसेल्डॉर्फ का वैम्पायर है और उसने उसे प्रोत्साहित किया कि वह उसे पुलिस के हवाले कर दे ताकि उसे इनाम की राशि मिल सके। उसे फिर से बताने की जरूरत नहीं पड़ी। अगले दिन ही उसने उसे जांचकर्ताओं को सौंप दिया। उसने अपने पति की हिंसा की हद पर हैरानी जताई, ये बताते हुए कि भले ही उसका आपराधिक रिकॉर्ड था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो इतनी बेइंतहा क्रूरता करने में सक्षम है। पुलिस ने चर्च के बाहर कर्टिन को उसी दिन बंदूक की नोक पर गिरफ्तार किया जब उसकी पत्नी ने उसे पुलिस को सौंपा था। कर्टिन ने अपनी ओर से कोई विरोध नहीं किया और हिरासत में रहते हुए उसने अपने अपराधों को खुलकर कबूल कर लिया। उसने जासूसों को बताया कि वह 1913 में एक डकैती के दौरान मारी गई 9 साल की क्रिस्टीन क्लाइन की हत्या के लिए भी जिम्मेदार था और 1913 में गैट्रूड फ्रैंकेन की हत्या की कोशिश भी उसी ने की थी। इनमें से कोई मामला पहले ड्यूसलडॉर्फ के वैम्पायर से नहीं जोड़ा गया था। कर्टिन ने कुल 68 अपराध स्वीकार किए, 9 हत्याएं और 31 हत्या के प्रयास। उसने दावा किया कि पिछले कई दशकों में किए गए ये भयानक कृत्य उसके जीवन भर झेली गई अन्यायों का परिणाम थे, चाहे वो जेल में बिताया गया दुखद समय हो या बचपन में मिली कठोर परवरिश। बाद में उसने मनोचिकित्सकों को बताया कि वो अपने शिकार का खून देखकर ही अक्सर चरम सुख तक पहुंचता था और उसने दावा किया कि कई पीड़ितों का खून पिया था, किसी के गले से, किसी की कनपटी से
और एक अन्य पीड़ित के हाथों से खून चाटा था। मारिया हान की हत्या के वक्त उसने कहा कि उसने इतना खून पिया कि उसे उल्टी हो गई। कर्टीन पर 13 अप्रैल 1931 को ड्यूसलडॉर्फ में मुकदमा चला। उस पर 9 हत्याओं और 7 हत्या के प्रयासों का आरोप लगाया गया था। कर्टीन ने हर आरोप में पागलपन के कारण खुद को निर्दोष बताया, लेकिन बाद में उसने अपना मन बदल लिया और खुद को दोषी मान लिया। उसने अदालत में कहा, मुझे कोई पछतावा नहीं है। मेरी करतूतों की याद मुझे शर्मिंदा नहीं करती, बल्कि उन घटनाओं को याद करना मुझे बुरा नहीं लगता, बल्कि मुझे इसमें आनंद आता है। जज ने कर्टिन से पूछा, क्या तुम्हारी अंतरात्मा है? उसने कहा, मेरे पास नहीं है। मेरे मन में कभी कोई ग्लानि नहीं हुई। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा किया गलत था, चाहे समाज उसका विरोध करे। मेरा और मेरे शिकारों का खून मेरे यातना दाताओं के सिर होना चाहिए। जो सजाएं मैंने झेली हैं, उन्होंने मेरे इंसान होने के सारे जज्बात खत्म कर दिए हैं। इसीलिए मुझे शिकारों पर दया नहीं आती। कोर्टिन से जब अपने अपराध कबूलने का कारण पूछा गया, तो उसने अदालत से कहा कि इसकी वजह अगस्त था और बोला, क्या आप नहीं समझते कि मैं अपनी पत्नी से प्यार करता था और अब भी करता हूं? मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। मैं बार बार बेवफाई करता रहा हूं। मेरी पत्नी ने कभी कोई गलती नहीं की। जब उसने सुना कि मैं कई बार जेल गया हूं, तब भी उसने कहा, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। मैं अपनी पत्नी के लिए एक बेफिक्र बुढ़ापा सुनिश्चित करना चाहता था। गौरतलब है कि अभियोजन पक्ष ने 5 अलग-अलग डॉक्टरों और मनोचिकित्सकों को गवाही के लिए बुलाया, जिन्होंने कहा कि कर्टिन कानूनी रूप से पूरी तरह से मानसिक रूप से स्वस्थ था और हर समय अपने कार्यों और आवेगों पर पूरी तरह नियंत्रण में था। इनमें से कई विशेषज्ञों ने इस बात पर सहमति जताई कि हत्याओं के पीछे यौन संतुष्टि एक बड़ा कारण थी और वो केवल हिंसक कृत्यों के माध्यम से और दूसरों पर दर्द और पीड़ा देखकर ही इसे प्राप्त कर सकता था। डॉक्टर कार्लबर्ग ने गवाही दी कि कर्टिन के इरादे 90% सैडिज्म क्रूरता और 10% उस बदले की भावना से जुड़े थे जो वो अपने जीवन में खुद के साथ हुए अन्याय के बाद दूसरों पर निकालना चाहता था। डॉक्टर बर्ग ने कर्टिन से कई बार बातचीत की, क्योंकि मुकदमे का इंतजार करते समय उसका विस्तार से इंटरव्यू लिया गया था। कर्टिन ने खुद इन बातचीतों के दौरान स्वीकार किया कि उसकी प्रेरणा यौन थी और वह यौन उत्तेजना को क्रूर और हिंसक कृत्यों से जोड़ता था। उसके ज्यादातर अपराध जब अगस्त शाम को काम पर होती थी हुए और उसने पीड़ितों पर वार या कट कितने लगाए, ये इस बात पर निर्भर करता था कि उसे चरम सुख पाने में कितना समय लगता था। इन इंटरव्यू के दौरान कर्टिन ने यह भी बताया कि उसके लिए यह मायने नहीं रखता था कि वो कौन सा हथियार इस्तेमाल करता है, बस उससे खून निकलना चाहिए। हालांकि उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने जांचकर्ताओं को भ्रमित करने के लिए हथियार बदले थे। उसने कहा कि बात के कई गला घोटने के शिकार इसलिए बच गए क्योंकि हमले के दौरान ही वो जल्दी चरमसुख पर पहुंच गया था। इन रिकॉर्ड किए गए इंटरव्यू के बावजूद कर्टिन बाद में खुद ही अपनी बातों का खंडन करते हुए ये दावा करेगा कि उसने हत्या और हमला एक दमनकारी समाज से बदला लेने के लिए किया था। उसने दावा किया कि वह अपने पिता के हाथों झेली गई यातना और जेल में सहन की गई तकलीफों का बदला लेना चाहता था। उसने ये भी जोड़ा कि उसकी विकृत इच्छाएं तभी बननी शुरू हो गई थीं जब वो जेल में था, और उसने ये समझाया कि वो जानबूझकर नियम तोड़ता था ताकि उसे एकांत कारावास मिल सके, जहां उसे अपनी कल्पनाओं में डूबने के लिए शांति और एकांत मिल सके। कर्टिन के मुकदमे की शुरुआत के 10 दिन बाद 22 अप्रैल को जूरी ने 2 घंटे विचार विमर्श किया और उसे सभी 16 आरोपों में दोषी पाया जिनका उस पर आरोप लगाया गया था। 48 साल का यह सीरियल कातिल जब मौत की सजा सुनाई गई तो उसने कथित तौर पर कोई भाव नहीं दिखाया। उसने सजा के खिलाफ अपील नहीं की, लेकिन मृत्युदंड विरोधी न्याय मंत्री से क्षमादान पाने की कोशिश की। यह याचिका 1 जुलाई को औपचारिक रूप से खारिज हुई थी। जेल में आखिरी हफ्तों में कर्टिन ने पीड़ितों के परिवारों को माफी पत्र लिखे, पादरी से चर्चा की और अंतिम बार अगस्त से मिले।
2 जुलाई 1931 को सुबह 6 बजे कर्टिन का सिर कोलोन की क्लिंगलपुट्स जेल में गिलोटीन से काटा गया। हालांकि उनके कोई अंतिम शब्द नहीं थे, लेकिन बताया जाता है कि उन्होंने पूछा था, जब मेरा सिर काट दिया जाएगा, क्या मैं कम से कम एक पल के लिए अपने गले के कटे हुए हिस्से से बहते हुए अपने खून की आवाज सुन पाऊंगा? वह सबसे बढ़कर आनंद होगा। उनकी मृत्यु के बाद कर्टिन का सिर 2 भागों में काटकर मम्मी बना दिया गया। उनके मस्तिष्क का अध्ययन और विश्लेषण किया गया ताकि यह देखा जा सके कि उसमें कोई असामान्यता है या नहीं, जिससे उनके जीवन में हिंसा और घिनौने व्यवहार का कारण समझा जा सके। लेकिन विशेषज्ञों को कुछ भी उल्लेखनीय नहीं मिला। 1940 के दशक के अंत में कर्टिन का सिर अमेरिका ले जाकर विस्कॉन्सिन डेल्स के रिप्लीज बिलीव इट और नॉट म्यूजियम में रखा गया। मनोचिकित्सकों का अधिकांशतः मानना है कि कर्टिन का व्यवहार उसकी स्वार्थी और हताश यौन संतुष्टि की आवश्यकता का परिणाम था। उसे दूसरों को दर्द पहुंचाने में आनंद आता था और अपनी यौन इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए उसे इसकी आवश्यकता थी। इस चैनल पर जिन सीरियल किलर्स का हमने अध्ययन किया, उनकी तरह कर्टिन को भी अपने कृत्यों की जिम्मेदारी लेने में रुचि नहीं थी। जैसा कि उसके मुकदमे के दौरान देखा गया, जब उसने कहा, मेरा खून और मेरे शिकारों का खून मेरे यातनाकारों के सिर पर होना चाहिए। वो मानता था कि उसका हिंसक हत्यारा बनना उसकी गलती नहीं, बल्कि उसके पिता के अत्याचार और उपेक्षा का नतीजा है। कर्टिन के बचाव वकील डॉक्टर एलेक्स वेनर ने अभियोजन पक्ष के लिए गवाही देने वाले कई विशेषज्ञों से बहस की थी। उन्होंने दावा किया कि उनके मुवक्किल द्वारा की गई हिंसा और वीभत्स कृत्यों की व्यापकता निश्चित रूप से पागलपन का संकेत है। डॉक्टर वेनर को यह सीरियल कातिल इतनी रहस्यमयी पहेली लगा कि उन्होंने अदालत में कहा, कर्टिन यौन अपराधियों का राजा है, क्योंकि उसमें लगभग सभी विकृतियां एक साथ हैं जो सबसे भयानक हैं। कर्टिन मेरे लिए एक पहेली है जिसे मैं सुलझा नहीं सकता। अपराधी हार्मन ने सिर्फ पुरुषों की हत्या की थी, लैंड्रू ने केवल महिलाओं की ही हत्या की थी, लेकिन कर्टिन ने पुरुषों, महिलाओं, बच्चों व जानवरों की हत्या की थी। उसने जो भी पाया उसे मार डाला। डॉक्टर वेनर अपनी जगह गलत नहीं थे। शायद कर्टिन का एक सीरियल किलर के रूप में व्यवहार ही सबसे रहस्यमय है। उसके अलग अलग हथियारों, बेहद भिन्न तरह के पीड़ितों और अपराधों की विविधता को देखते हुए वो सबसे असामान्य सीरियल किलर में से एक है जिनके बारे में हम जानते हैं। जहां उसके मकसद बिल्कुल साफ हो सकते हैं, वहीं उसके व्यवहार के ढर्रे या उनकी कमी और ये तथ्य कि उसने आज के क्लासिक सीरियल किलर प्रोफाइल को नकार दिया, यही इस पूरे मामले का सबसे उलझाऊ पहलू है।